रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज की तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। MCQs जैसा कि आपको पता है कि हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आज शॉर्ट क्वेश्चंस की बारी है। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपने नोटबुक पे करने ही करने हैं। MCQs जैसा कि कहा था कि आपने नोटबुक पे करने हैं। जस्ट आपने ऐसा नहीं करना कि एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, आपने चैप्टर के अंदर से भी मिनिमम 5 to 8 MCQs एक टॉपिक से बनाने हैं। तरीका आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपने MCQs भी नोटबुक पे करने हैं, इसके साथ साथ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं नोटबुक पे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज़ तो टॉपिक पूरा उठा के उस क्वेश्चन में नहीं डालना होता, तो क्वेश्चन की कुछ डिमांड होती है, उसे फुलफ़िल करना होता है। प्लस प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कहाँ से करना है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो हम स्टार्ट लेते हैं जी। यहाँ पर जो सिंपल डेफिनेशंस हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट डिफाइन करना है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को। जैसे कि आपके पास फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है जीन, एंड द सेकंड वन इज़ DNA, एंड द थर्ड वन इज़ क्रोमोसोम। तो जीन की डेफिनेशन क्या है आपकी बुक में भी लिखी हुई है, इसके साथ साथ मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख लें। जीन क्या होता है कि एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का, ठीक है। हेरिडिटी आप पढ़ चुके हैं, जो नस्ल दर नस्ल जो हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना, माँ बाप से बच्चों में, तो इसको हेरिडिटी का प्रोसेस कहा जाता है। अब आपको कहता है कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है, एक्चुअली कौन सी चीज़ होती है जो माँ बाप से बच्चों में आती है और इसकी वजह से हमारी आदत या हमारी शक्लें हमारी ही फैमिली के कुछ फैमिली मेम्बर्स या माँ बाप की तरह होती हैं, तो वो जीन है, ठीक है ना। जिस तरह से आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी का प्रोसेस है वो जीन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अगर किसी भी जीन में कोई वेरिएशन आ जाती है तो वो कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। आपने जीन की डेफिनेशन लिखनी है, और जीन की डेफिनेशन में सबसे पहले आपने लिखना है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सो व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जीन, ओके। अ जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिर उससे आगे आप डेफिनेशन की तरफ आएंगे। जीन क्या करता है? इट ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपके अगर आप लंबे हैं तो आपके माँ बाप में से कोई लंबा होगा, आपके बाल काले हैं तो आप जो हैं उनकी माँ बाप में से किसी के बाल स्याह काले होंगे। आप इंटेलिजेंट हैं तो दोनों में से कोई एक डेफिनेटली, जितने आप इंटेलिजेंट हैं उतना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, माँ बाप से आप में ट्रांसफ़र हुई हैं। लाइक अगर आपकी हाइट हो गई, आई कलर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बोलती हूँ, ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों में वो किरदार आते हैं। जिस तरह से आप कोई भी दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं, आई कलर लिख लें या फिर हाइट लिख लें। उसके बाद आप कहते हैं कि क्या हमेशा एक ही जीन होता है? तो मैंने जब आपको टॉपिक भी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर मैं देख रही हूँ तो देखने के लिए भी दो जीन हैं, ठीक है। और दो जीन, जिस तरह आपका एक जो है आपके जूते होते हैं दो, लेकिन जब आप पेयर कहते हो तो आप कहते हो 1 पेयर, ठीक है ना। तो एक पेयर में कितने हैं? 2 जूते हैं। इसी तरह से एक किरदार को कंट्रोल जो कर रहे हैं वो 2 जीन्स हैं, ठीक है, पेयर। आगे चलते हैं। वो पेयर आता कहाँ से है? एक मेल में से आता है और दूसरा फीमेल में से आता है, इसलिए आपके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कभी माँ की तरह लग रहे होते हैं या कभी अपने बाबा की तरह लग रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है DNA। DNA किसकी एब्रीविएशन है जी? DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? ये क्रोमोसोम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इससे क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं, और उन जीन्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब है कि DNA जो है वो स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है, और वो स्मॉल यूनिट्स कितने होंगे? 4 तरह के होंगे, ठीक है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, और उन तमाम 4 यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? हम बायो की टर्मिनोलॉजी में इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और अब इनके मैं नेम्स बता देती हूँ। इन चारों के नेम्स क्या हैं? एक का नाम है एडेनिन, दूसरे का ग्वानिन, थर्ड वन साइटोसिन, एंड द फोर्थ वन इज़ थाइमिन, ठीक है ना।
तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 डेफिनेशंस की हैं, एक जीन की और दूसरी डीएनए की। और अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जो कि है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमेशा आपको जिस तरह से बारीक रेशे कभी आपने देखे हैं या रेशम का धागा देखे हैं, उसके कितने पतले पतले से धागे होते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल इसी तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन वो पाई कहाँ पर जाती हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, वो सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। तो हर क्रोमोसोम जो होता है वो आपको पता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि मैंने जब आपको डीएनए पढ़ाया था, तो डीएनए में मैंने आपको कहा था कि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है क्रोमोसोम का। तो इसका मतलब है कि फिर क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, डीएनए से, लेकिन साथ में और क्या चीज़ अटैच्ड है, प्रोटीन मालिक्यूल्स अटैच हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन्स। प्रोटीन मालिक्यूल को यहाँ पर क्या कहेंगे, हिस्टोन्स। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डज मियोसिस टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी एंड हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट सेल व्हेन इट डिवाइड्स द मियोसिस। ठीक है, आपको कहता है कि मियोसिस इंसान के अंदर कहाँ पर होती है, ठीक है, और कितने तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ये फिर इसके नतीजे में कितने सेल्स बनते हैं, इन सब का आंसर करते हैं। लेकिन पहली बात पूछी, मियोसिस कहाँ होती है, तो मियोसिस कहाँ पर है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में होती है, ठीक है ना। मियोसिस अगर मेल की बात करूँ तो टेस्टिस में होती है, और अगर फीमेल की बात करूँ तो वो विद इन द ओवरीज, ठीक है ना, ओवरीज के अंदर होती है। 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जब भी मियोसिस का प्रोसेस होता है। हर एक डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। अगर पेरेंट के अंदर फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि 23 पेयर्स हैं, तो आपके अंदर आपके जो डॉटर सेल्स हैं उसके एक सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हाफ क्यों होंगे कि एक मदर से आ रहा है और एक पेरेंट से, तो उसके नतीजे में जो 4 बन रहे हैं, तो चारों में वो क्या हो रहे हैं, हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जस्ट हेरिटेबल और इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको अपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता दिया था ऑलरेडी, हेरिटेबल कैरेक्टर्स का, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का बता दिया था। और अब नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स लाइक आप बिहेव कैसे कर रहे हो, तो बिहेव यानी आपके जो मैनर्स हैं, ये कभी भी आपसे क्या हुआ है, ये आप माहौल से सीखते हो, आप अपनी परवरिश के दौरान अपने बड़ों से, अपने इर्द गिर्द से सीखते हो। तो ये कभी भी आपके जीन्स कंट्रोल नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो इसीलिए देखें, कुछ बच्चे जो होते हैं कभी मिसबिहेव कर देते, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप तो बिल्कुल अपने माँ बाप पे नहीं गए। तो ये क्या चीज़ होती है, ये ऐसी चीज़ है कि जो आप इन्वायरमेंट से या ड्यूरिंग ग्रोथ आप अपने पेरेंट्स से एक चीज़ सीख रहे हो, स्कूल में एक चीज़ सीख रहे हो, तो उसके लिहाज से आप अपना एटीट्यूड शो करते हो। ये जीन्स कंट्रोल नहीं कर रहे होते। उसके साथ साथ ग्रीटिंग कस्टम्स हैं, हम किसको किस तरह से खुश आमदेद, कुछ लोग खुश इखलाक होते हैं, वो हर एक को जो है वो चेयर अप होके मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग रिज़र्व होते हैं, वो इतने सोशल नहीं होते। तो ये भी इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको जीन्स कंट्रोल नहीं करते। और इसके साथ साथ फूड चॉइस की बात करें, तो आप जो खुराक खा रहे होते हो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसको भी जीन्स कंट्रोल नहीं करते। कि अगर आपके माँ बाप को एक चीज़ अच्छी लग रही तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी अच्छी लगे, तो ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आप भी मुझे बताएं कि जो नॉन इनहेरिटेबल है। एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स आप मुझे लिख के भेजें जो आपको लगता है कि ये जीन्स कंट्रोल नहीं करते। इसके साथ साथ आप मुझे कुछ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स भी लिख के भेजें। लाइक मैंने आपको कहा आई कलर इनहेरिटेबल है, मैंने आपको कहा हाइट इनहेरिटेबल है, मैंने आपको कहा इंटेलिजेंस इनहेरिटेबल है। आपके कान की जो नीचे वाली लोब होती है, ठीक है ना, कुछ लोगों की बिल्कुल मुंह के साथ जुड़ी हुई होती है, मुंह के जो ये स्किन होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हाथ से पकड़ के उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अटैच्ड और डी अटैच्ड ईयर लोब्स भी जो होती हैं, ये भी जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आपके माँ बाप की ईयर लोब्स अटैच्ड हैं तो आपके भी अटैच्ड होंगे, ठीक है, और अगर वो नहीं है, डिटैच्ड हैं, तो फिर आपके भी डिटैच्ड हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में भी किसी के ऐसे हैं तो ऐसा हो सकता है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ डज द अमाउंट ऑफ पिगमेंट इफेक्ट द आई कलर इन ह्यूमन बीइंग। कि कितनी पिगमेंटेशन आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है जीन्स के अंदर, तो वो इंसान के आई कलर को कैसे इफेक्ट करता है। अब जो पिगमेंट है, जो जीन से जिसका ताल्लुक है, ठीक है ना, जाहिर है कि उसको जीन कंट्रोल कर रहा है। वो उस पिगमेंट की जो प्रोडक्शन है,
उसको अगर वो फ़र्ज़ करते हैं, कोई कलर सपोज करते हैं, लाइक ब्राउन कलर ले लेते हैं, ब्राउन पिगमेंट ले लेते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों की आइज़ का कलर जो होता है ना वो हल्का सा ब्राउन होता है, और वो कलर आयरस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वो जो आयरस आपको नज़र आ रहा होता है ज़्यादातर लोगों का, वो ब्राउनिश सा नज़र आ रहा होता है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि जीन जो है वो सही काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो पिगमेंट्स सारे के सारे जितनी क्वांटिटी में उन्हें प्रोड्यूस करने चाहिए वो कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी आँख ब्राउन नहीं हुई ना, फिर तो आपकी आँख ब्लैक होगी। क्यों? कि पिगमेंट सारे के सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर डार्क होता जा रहा है। लेकिन दूसरे केस पे आ जाते हैं, और अगर प्रोडक्शन कम हो रही है पिगमेंट की, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो आई कलर जो है वो आपका लाइट ब्राउन ही रहेगा। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं, अगर कुछ बच्चों की आंखें ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं, या हेज़ल आइज़ होती हैं, तो ब्लूइश टच भी उनमें आ रहा होता है, तो ये किस वजह से हो रहा होता है? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन है उसकी वजह से हो रहा होता है। उसकी प्रोडक्शन 90% है, उसकी प्रोडक्शन 30% है, उसकी प्रोडक्शन 65, 55, किसी भी प्रोडक्शन में जो परसेंटेज की है क्वांटिटी, वो जैसे जैसे कम होती जाएगी आई कलर वैसे वैसे चेंज होता जाएगा, और जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी तो वो उतनी ब्लैकिश आई की तरफ हम जाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम जी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 5 है जी, आपने एक्सप्लेन करना है हेरिडिटी को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की डिमांड को समझा करें। आपको अगर कहा जाता है कि डिफाइन हेरिडिटी, और फिर आपको कहा जाता है एक्सप्लेन हेरिडिटी, देखें आपको देखने में दो ही लफ्ज़ लग रहे हैं, डिफाइन और एक्सप्लेन। कुछ बच्चे सिर्फ डेफिनेशन पे बात एक्सप्लेन वाली भी ख़त्म कर देते हैं, और कुछ ये सोचते रहते हैं कि अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ डेफिनेशन किया, तो इसमें हम और क्या लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप डेफिनेशन लिख लेते हो तो डेफिनेशन में जो कंटेंट है, लाइक अगर आप कह रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जब ट्रांसफ़र होते हैं, इसको हेरिडिटी कहते हैं, तो फिर आप ये बताएं ना कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है? क्रोमोसोम्स, तो फिर क्रोमोसोम्स का बताएं। डीएनए क्रोमोसोम्स किससे बने? डीएनए से बने, फिर उसका बताएं। अच्छा, तो उस क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगा हुआ था? जीन्स, तो फिर जीन के बारे में बताएं, और जीन के बारे में आप डेफिनेशन पढ़ी हुई है, उस डेफिनेशन को एज इट इज उठा के लिखते हैं कि जीन क्या है? वो बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं? वो ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स, आप दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं। ट्रेड्स भी किरदार को कहते हैं, खूबियों को कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ठीक है। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। फिर हम, और इससे फिर क्या होता है? अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हमें इसका कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान, क्या कोई चेंज तो नज़र आता होगा ना हमें। तो हमें क्या होता है कि हम अपने सिबलिंग्स के साथ मिलते जुलते हुए नज़र आते हैं, या अपने पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये है इसका। अच्छा, लाइक अगर आपकी बात ह्यूमन बीइंग पे ख़त्म हो गई है, तो आप प्लांट की भी तो एग्जांपल दे सकते हैं ना। एक नन्हे से पौधे से जो पूरा सीड से, बीज से एक पूरा पौधा बनता है, तो वो कैसे हुआ? पेरेंट प्लांट की तरह ही लगेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो है वो गुलाब का फूल लगाया तो मोतिये का निकल आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जी आई कलर, हेयर कलर, डिटैच, अटैच लोब्स, इंटेलिजेंस, हाइट, ये सारी चीज़ें फिर आपने एग्जांपल में आके लिख देनी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, डिफाइन की हद तक आप नहीं रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, इनको याद भी करना है। इनको याद करने के साथ साथ आपने नोटबुक पे बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है, उसी तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। क्वेश्चन के बाद आपने लाइन छोड़ के आंसर लिखना है, आंसर के बाद भी आपने लाइन छोड़ के उसके ऊपर मिड में एक लाइन लगानी है, और फिर आपने 5 के 5 क्वेश्चन इस तरह से खूबसूरती के साथ अटैम्प्ट करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।